हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने कंपनी दैक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक ऐसा चैप्टर जो ज़्यादा प्रोसीजरल है और कंसेप्चुअल कम है, बट प्रोसीजर पता होना चाहिए। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट तो क्वेश्चन कभी भी बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है, ठीक है। चलिए सर, चैप्टर का नाम क्या है? तुम्हारे स्क्रीन पर दिख ही रहा है। चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। यानी यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है और उससे कनेक्टेड जो भी टॉपिक है। टू बी मोर प्रिसाइज, यहां पर हम सीखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, सबसे पहली चीज। फिर हम सीखने वाले हैं कि सर एमओए और उसके क्लॉजेस क्या होते हैं, और सर एओए और उसके क्लॉजेस क्या होते हैं, और थोड़े बहुत कनेक्टेड और एंसिलरी मैटर्स देखने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा डेफिनेटली इस वीडियो का टाइम 1 आवर से कम रखूं, क्योंकि जितने कम टाइम में तुमको रिवाइज करवा पाऊंगा तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुमको उतना अच्छा होगा, उतना कम टाइम तुम भी कंज्यूम करोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने कोशिश की कि 15 पेजेस में पूरे चैप्टर को समराइज कर दूं, बट जब तुम रेगुलर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें काफी सारे इन डेप्थ पॉइंट्स होंगे, वो तुमको एक बार गो थ्रू तो करना ही है, लेकिन ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। सर यूनिट 1 में यानी चैप्टर 1 ऑफ कंपनी दैक में हमने ना क्या सीखा था? हमने कंपनी दैक का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंपनी सीखा था, ठीक है। अब चैप्टर 2 में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है और उससे कनेक्टेड मैटर जो कुछ कुछ तुमने फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर का डेफिनेशन कहां पर है बच्चों? प्रमोटर का डेफिनेशन है 2 क्लॉज 69 में। आई रिपीट वंस अगेन, प्रमोटर का डेफिनेशन कहां पर है? प्रमोटर का डेफिनेशन है 2 क्लॉज 69 में। करेक्ट है? इजी। अच्छा ध्यान देना, देखो तुम लोग है ना सुने होगे कि तुमने ना कभी सुना होगा कि फाउंडर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, ये होता है, वो होता है। बट कंपनी दैक कौन सा वर्ड यूज करता है? प्रमोटर। प्रमोटर कहां डिफाइंड है बच्चों? 2 क्लॉज 69 क्या बोलता है? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन whose name is written as promoter in annual return और prospectus of the company। यानी कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट या एनुअल रिटर्न होता है और जो प्रोस्पेक्टस है, अगर उसमें आपका नाम एज अ प्रमोटर लिखा है तो आप कौन हो? प्रमोटर। या फिर आपका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है, आपका कंपनी के अफेयर्स पर क्या है? कंट्रोल। या फिर जिसके इशारों पर या जिसके डायरेक्शंस पर बीओडी आर अकस्टम टू एक्ट, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो वो पर्सन बोलता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही काम करते हैं, तो हम उसको प्रमोटर मान लेंगे। बट याद रखना, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन गिविंग एडवाइस अंडर प्रोफेशनल कैपेसिटी। यानी सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में ज्ञान देने वाला बंदा प्रमोटर बनता नहीं है, ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पीसीए, एग्जाम्पल के तौर पर सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट है ना, इनका काम ही एडवाइस देना है। तो ये लोग अगर एडवाइस दे रहे हैं और कोई बंदा इनका बात सुन रहा है तो क्या वो लोग प्रमोटर है? द आंसर इज नो। करेक्ट है। अच्छा याद रखना, कंपनी बनने के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनी बनने के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो कौन करता है? प्रमोटर करता है। इसके लिए उसको प्यार से प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट या कभी कभी प्री इनकॉर्पोरेशन या तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बुलाया जाता है, ठीक है। याद रखना, कंपनी बनने के पहले कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, देयरफॉर कंपनी हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। अरे भाई कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? तो इसके लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी के बिहाफ पर प्रमोटर करता है, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंपनी को बाइंड नहीं करता, यानी कंपनी कभी भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल नहीं होता। सर कंपनी कभी भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल क्यों नहीं होता? बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, है ना, कंपनी पिक्चर में नहीं था, कंपनी पिक्चर में नहीं था। तो सर अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं होता सर, तो कौन लायबल होता है? तो बच्चों याद रखना, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं होता, बट कौन लायबल होता है? प्रमोटर्स लायबल होता है, अनलेस कंपनी अडॉप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी बनने के बाद अगर कंपनी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर ले तो कंपनी लायबल है, अदरवाइज कंपनी लायबल नहीं है। बट याद रखना, एक डायलॉग याद रखना, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नेवर बी रेटिफाइड। सुना मैंने क्या बोला, है ना? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता, कभी भी अप्रूव नहीं हो सकता। आई रिपीट माई सेंटेंस अगेन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रेटिफाई यानी अप्रूव नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन सेम टर्म्स एंड कंडीशन में कंपनी अडॉप्ट जरूर कर सकता है। याद रखने डालो। अच्छा सर ठीक है, कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर चाहिए। प्रमोटर का डेफिनेशन कहाँ है? 2 क्लॉज 69, वो हमने देख लिया है। अच्छा एक और बात याद रखना, ये जो प्रमोटर का डेफिनेशन है ना, ये न्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एग्जिस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। ये बताता हूं मैं तुमको रेगुलर लेक्चर में कि क्यों ऐसा, अभी भी सुन लो। क्योंकि ये लोग बोलते हैं प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका कंपनी का एनुअल रिपोर्ट या प्रोस्पेक्टस में नाम है।
तो एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस तो तब बनेगा जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आया है, या जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है। तो कंट्रोल लाने के लिए कंपनी होनी चाहिए, या जिसके इशारे पे बीओडी आर कस्टम टू एक्ट, मतलब बीओडी भी तो होना चाहिए कंपनी का, और उसके लिए कंपनी होनी चाहिए। तो इन्होंने डेफिनेशन एग्जिस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बट हमको कोई पूछेगा प्रमोटर तो हम तो यही बोलेंगे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसी को तो आइडिया आता है कंपनी बनाने का, करेक्ट। अच्छा, अब याद रखना, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3, कंपनी बनाने के लिए क्या करना, तो याद रखना कंपनी हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए बनी जाती है। अच्छा, कौन बनाएगा? 2 और मोर पर्सन प्राइवेट कंपनी के केस में, 7 और मोर पर्सन पब्लिक कंपनी के केस में, और 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। लेकिन कैसे? तो बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है। और एक बार कंपनी बन गई तो वो कंपनी या तो लिमिट बाय शेयर्स बनेगी, या तो गारंटी बनेगी, या तो अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, करेक्ट। बट तुमको एट द सेम टाइम सेक्शन 3A भी याद होना चाहिए, जो कि मैंने तुमको चैप्टर 1 में भी सिखाया था। अगर कभी भी कंपनी के मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाते हैं, और कंपनी 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस कर लेता है, तो जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। दे आर सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। इसका मतलब अगर कभी भी कंपनी के मेंबर्स 2 या 7 से कम होते हैं तो कंपनी के पास 6 मंथ्स का टाइम है नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने का। अगर 6 मंथ्स के अंदर इंक्रीज किया तो ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं किया तो उसके बाद जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, करेक्ट है। इजी, सिंपल, ओके सर। तो मैंने तुमको सबसे पहले प्रमोटर बताया है ना। प्रमोटर कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, या तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बुलाते हैं। और उसके बाद मैंने तुमको बताया कि कंपनी फॉर्म करने के लिए सेक्शन 3 है, ठीक है, और मेंबर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कहां पर है? सेक्शन 3A में, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखना अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कहां पर है? सेक्शन 7। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है, ठीक है, कंपनी क्या करेगा? कंपनी स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन देता है। सर कंपनी स्पाइस प्लस में किसको एप्लीकेशन देगा? सर कंपनी स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन देता है, कंपनी स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन देता है ROC को। अच्छा, स्पाइस प्लस का एक और नाम है INC 32, ठीक है, स्पाइस प्लस का एक और नाम है INC 32। और बच्चों क्या तुमको याद है कि स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म भी होता है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, याद है कि नहीं? अच्छा, स्पाइस प्लस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वो सब सेक्शन 7 में लिखा है। क्या क्या देना पड़ेगा? सर सबसे पहले आपको MOA एंड AOA देना पड़ेगा, ड्यूली साइंड। क्या आपको ये बात पता है कि MOA का फॉर्म है INC 33, AOA का फॉर्म है INC 34, ठीक है। तो स्पाइस प्लस में आपको MOA AOA अटैच करके देना पड़ेगा, साइंड होगा सब्सक्राइबर के थ्रू। फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कौन देगा? डिक्लेरेशन प्रैक्टिसिंग CS, या तो प्रैक्टिसिंग CA, या तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या तो फिर एडवोकेट, ठीक है, या तो फिर एडवोकेट, या तो फिर एडवोकेट। एंड लिखा है, मतलब इन चारों में से किसी एक का साइन लगेगा। और एंड बोला है तो एंड डायरेक्टर सेक्रेटरी, अ पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर और सेक्रेटरी इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी इन दोनों में से किसी एक का साइन लगेगा। टोटल कितने लोग का साइन लगेगा? टोटल 2 लोग का साइन लगेगा। और ये लोग डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म INC 8 में, ठीक है। अच्छा देखो बहुत सारे फॉर्म है, ठीक है, तो जितने नाम याद हो रहे हैं ठीक है। ऐसा जो लोग तुमको जल्दी अलग से फॉर्म नंबर नहीं पूछते, बट कोशिश करना फॉर्म नंबर याद होगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, सही बात। अच्छा, अब ध्यान देना, फॉर्म INC 8 में डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन ये देंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए वो हमने फॉलो कर दिया है, दोज रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विथ, ठीक है, दोज रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विथ। देखो ROC बहुत शाना है, वो खुद सारा इन्फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करेगा, आपसे लिखवा के ले लेगा। अब कल को मालूम पड़ा आपने कुछ गलत लिख के दिया तो आपको पनिशमेंट लगेगी, करेक्ट है। तो MOA AOA सबमिट करोगे। प्रोफेशनल्स इधर लिख देता हूं, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय प्रोफेशनल्स, है ना, PCA, PCS, PCA में एडवोकेट एंड डायरेक्टर या तो सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी INC 8 में डिक्लेरेशन देते हैं। इतना ही नहीं, सब्सक्राइबर्स डिक्लेरेशन देंगे, कौन से फॉर्म में? INC 9 में। अच्छा, सब्सक्राइबर के साथ साथ फर्स्ट डायरेक्टर्स भी देते हैं, लिख रहा हूं, डिक्लेरेशन बाय ईच सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर्स है। अच्छा, कंपनी चालू करने के लिए जो लोग साथ में आते हैं, जो लोग MOA को साइन करके कंपनी बनाते हैं, हम उनको सब्सक्राइबर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सब्सक्राइबर्स। एक बार कंपनी बन जाए तो इन्हीं को मेंबर्स बुलाया जाता है, ठीक है। तो हर एक सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देगा, हर एक सब्सक्राइबर क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा, प्लस फर्स्ट डायरेक्टर, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होने वाले वो लोग भी डिक्लेरेशन देंगे। अच्छा, कौन से फॉर्म में देंगे? INC 9 में। क्या देंगे? दैट वो लोग कभी भी कंपनी को फॉर्म, प्रमोट या मैनेज करने में कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, ना ही उन्होंने पिछले 5 साल में फ्रॉड किया है या मिसफिएशंस। मिसफिएशंस मतलब ही क्या होता है? फ्रॉड होता है। अच्छा, 5 साल पहले फ्रॉड किया होगा तो चलेगा, ठीक है, इन लास्ट 5 ईयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के अंदर का फ्रॉड
अगर पिछले 5 साल में कंपनी लॉ का फ्रॉड है तो तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कुछ और पर्सनल अचीवमेंट किया, आप पर रॉबरी का केस है, ये केस है, वो केस है, वो चलेगा। कंपनी के अंदर का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लॉ मानता है इंसान को सुधरने के लिए 5 साल लगते हैं, तो इसके अंदर 5 साल का लिमिट बोला है। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, आपको लिख के देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को फाइल किया है दैट इज ट्रू, कंप्लीट, करेक्ट एंड एक्यूरेट, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपने छुपाया या कंसील नहीं किया है। याद रहेगा, इजी सिंपल। ये डिक्लेरेशन सब देना होता है कौन से फॉर्म में, ये INC 9 में देना होता है, जो कि बोलता है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। फिर आपको टेम्पररी एड्रेस देना है जब तक कंपनी का ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। फिर आपको डिटेल देना है हर एक सब्सक्राइबर का टू द MOA इन फॉर्म INC 10। फिर आपको फर्स्ट डायरेक्टर्स का डिटेल देना है डिन नंबर के साथ। फिर आपको ये भी बताना है कि आपका डायरेक्टर्स और कौन से कंपनी में इंटरेस्टेड है, कौन से फर्म्स या बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड है, कहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट्स है, और क्या वो डायरेक्टर बनना चाहता है कि नहीं, यानी कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अच्छा याद रखना, उनका कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, उनका डिटेल्स DIR 2 में लिया जाता है, और फिर कंपनी वो डिटेल्स जब बन जाएगी तो DIR 12 में ROC के पास फाइल करती है। ठीक है, DIR 2 में डिटेल देती है और फाइल कौन से फॉर्म में करती है, फॉर्म फाइल करती है DIR 12 में। बट ये सब आगे की ज्ञान है, तुम इसको टेंशन मत लो याद रखने का, बस मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता दिया है। ये समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? येस और नो, ईजी है, सिंपल है, डन है। अच्छा ओके सर, समझ गया सर। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, फोकस करना। सबसे पहले आपको क्या क्या जमा करना है स्पाइस प्लस के साथ, MOA AOA विच इज ड्यूली साइंड, फिर डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, डिक्लेरेशन बाय ईच सब्सक्राइबर प्लस फर्स्ट डायरेक्टर्स, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, और फिर डायरेक्टर्स और कहाँ इंटरेस्टेड है प्लस उनका कंसेंट। अगर आपने सब कुछ सबमिट कर दिया तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। कौन से फॉर्म में, INC 11। उसमें आपको दिया जाएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है। 21 डिजिट का क्या होता है बच्चों, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है। वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? येस और नो, इजी है, पक्का। और जो भी आपके कंपनी बनाने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप कब तक प्रिजर्व करके रखोगे, टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कब तक मेंटेन करके रखते हो, जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता। तो उसी तरीके से आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स कब तक मेंटेन करके रखोगे, जब तक आपका कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाता। ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर गलती से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के टाइम आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट किया तो देखो दो चीज हो सकती है, या तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़े गए, या तो आप कंपनी बनने के बाद पकड़े गए। अच्छा, अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस पकड़े गए, इनकॉर्पोरेशन करने के टाइम पकड़े गए, तो जो भी लोगों ने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट किया था उन पर पनिशमेंट कौन सी लग जाएगी, सेक्शन 447 की। आई रिपीट, उन पर पनिशमेंट कौन से सेक्शन की लग जाएगी, 447 की पनिशमेंट लग जाएगी, पेनल्टी फॉर फ्रॉड आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी बनने के बाद पकड़े गए, ठीक है, तो जो लोग इन्वॉल्व थे यानी प्रमोटर, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है एंड पर्सन हु आर मेकिंग डिक्लेरेशन या प्रोफेशनल्स वगैरह, उन लोग सब पे तो 447 लगेगा ही। उसके अलावा कोई ना कोई चुगली करेगा एनसीएलटी को। अच्छा, कोई ना कोई एनसीएलटी को चुगली करेगा, मतलब आरओसी से बेटर ऑप्शन का है, आरओसी ही चुगली करेगा, क्योंकि आरओसी को ही आपने गलत इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेशन किया है, आरओसी के सामने ही आप नॉटी बन गए थे। ये बोलिए यस और नो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एनसीएलटी, आरओसी एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा और एनसीएलटी से आपके खिलाफ ऑर्डर आएगा। अच्छा, क्या ऑर्डर आ सकता है? ऑर्डर आएगा कि भाई आप अपने एमओए एओए को चेंज करिए, है ना, एमओए एओए को क्या करिए, चेंज करिए। क्यों, किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, या तो कंपनी के इंटरेस्ट में, या तो मेंबर्स या तो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में, ठीक है। फिर डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड, ठीक है, मेंबर्स का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। मेंबर्स क्यों उछलता है कंपनी में बार बार, क्योंकि उसको लगता है कि लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट यहां पर हम बोल देंगे कि भाई आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाल दिया जाएगा, जिसको स्ट्राइक ऑफ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है मेरे बच्चों, स्ट्राइक ऑफ बुलाया जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं, वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो सकता है अगर आप नहीं माने तो, या फिर पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। ये सबसे खतरनाक ऑर्डर है, इसमें कोई पर्टिकुलर बाउंड्री सेट नहीं की है, इसमें जो चाहिए वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, करेक्ट है। बट याद रखना, ऑर्डर पास करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। आई रिपीट, ऑर्डर पास करने के पहले आपको क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन, है ना। तो याद रखना, फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके सर,
समझ गया सर। अच्छा सर, कंपनी तो बन गई, ठीक है, कंपनी तो बन गई, लेकिन याद रखना कंपनी बनने के बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन 9, जो यहाँ समरी नोट्स में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जो बोलता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने सुना तो होगा, ठीक है। सेक्शन 9 जो बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोलता है वंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन, कैन होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, कैन सू एंड बी सूड। करेक्ट है, इजी है ना, वो सब सेक्शन 9 में लिखा है। फिर उधर सेक्शन 9 में ये भी लिखा है कि सब्सक्राइबर्स क्या बन जाते हैं बाद में, इनकॉर्पोरेशन के बाद सब्सक्राइबर्स मेंबर बन जाते हैं। करेक्ट। तो सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उनको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है ना, वो लोग इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सेक्शन 10A फॉलो करना पड़ता है, विच इज नथिंग बट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आई रिपीट, बिजनेस चालू करने के लिए आपको सेक्शन 10A फॉलो करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलता क्या है, बोलता है अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो आप बिजनेस तब तक चालू नहीं कर सकते जब से आपकी कंपनी बनी है। मान लो एक्स डे पर, ठीक है, मान लेते हैं एक्स डे पर आपकी कंपनी बनी है, तो वहां से 180 डेज बच्चों, एक गधो, कितना डेज, 180 डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर, आई रिपीट, जब से आपकी कंपनी बनी है तब से 180 डेज के अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना है, INC 20A। उसमें आपको लिख कर देना है कि कंपनी बनाने के टाइम सब्सक्राइबर्स ने जितना शेयर लेने के लिए अग्री किया था उसका वैल्यू उन्होंने पे कर दिया है, उसका वैल्यू उन्होंने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस डिक्लेरेशन को वेरीफाई किया जाता है ना, इस डिक्लेरेशन को वेरीफाई भी किया जाएगा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के थ्रू। करेक्ट। और कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफिस का वेरिफिकेशन भी कराना है इन फॉर्म INC 22। यानी कंपनी बनने के बाद जब से आपको INC 11 यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको 2 फॉर्म जमा करने होते हैं, एक INC 20A और दूसरा है INC 22, ठीक है। आप, आई रिपीट, एक INC 20A और दूसरा INC 22 आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जो INC 22 है ये 30 डेज के अंदर जमा करना होता है कंपनी बनने के बाद, और INC 20A जमा करना पड़ता है 180 डेज के अंदर। करेक्ट है ना। दोनों फॉर्म आपने जमा कर दिया इमीडिएटली, तो आप इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो पनिशमेंट कितना है, कंपनी पर 50,000 लग सकता है, ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है उन पर 1,000 ईच डे लगेगा, मैक्सिमम कितना दे सकता है, 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम कितना दे सकता है बोलो, 1 लाख रुपीस तक जा सकता है। समझा, इजी, सिंपल, डन। और एक और बात याद रखना, अगर कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है आपने तो आपके खिलाफ आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। यानी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है अगर आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर रहे हो तो, है ना। इजी, कितना सिंपल था ये, है ना। कोई भी तुमसे पूछेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। इससे सिंपल प्रोसीजर अब क्या ही हो सकता है ना। सबसे पहले देखो, अब तक मैंने आपको इस यूनिट में पूरा क्या सिखाया, आपको प्रमोटर सिखाया 2 क्लॉज 69 फॉलोड बाय प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया सेक्शन 3 में कंपनी कैसे बनता है, 7 और मोर पर्सन पब्लिक कंपनी के केस में, 2 और मोर पर्सन प्राइवेट कंपनी के केस में, 1 पर्सन OPC के केस में सब्सक्राइब करेंगे, कंपनी बनाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर इंक्रीज करना, वरना जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है, वो सेक्शन 3A में लिखा है। करेक्ट। फिर कंपनी बनाने के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 7, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन, जहां पर स्पाइस प्लस के साथ आपको MOA AOA जमा करना पड़ता है। फिर आपको जमा करना पड़ता है डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स। फिर आपको डिटेल करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर विलिंगनेस। फिर सब कुछ ठीक रहा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उस पर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन तक प्रिजर्व करके रखने होते हैं। सही बात, इजी, सिंपल। अच्छा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो बैंड भी बचता है आपका, या तो प्री इनकॉर्पोरेशन तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जैसा भी होगा, लेकिन बैंड तो बजना कंफर्म है, ठीक है, बैंड तो बजना कंफर्म है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 में है, बट याद रखना वो बिजनेस चालू नहीं कर सकता। बिजनेस चालू करने के लिए सेक्शन 10A में 2 फॉर्म, एक INC 20A जो 180 डेज के अंदर जाता है, और एक INC 22 जो जाता है 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट है और आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। सही बात, इजी, सिंपल, डन। बढ़ू मैं आगे। अच्छा, ये तो हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। अच्छा, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 में है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 में है। पढ़ेंगे उसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, पहले मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है
एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का चार्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें पर्पस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कंपनी बनी है। और याद रखना एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, एमओए बनता कैसे? एमओए बनता है शेड्यूल 1 के हिसाब से, ठीक है, शेड्यूल 1 के हिसाब से। शेड्यूल 1 में 5 टेबल दिए गए हैं, टेबल ए बी सी डी ई। अगर तुमको याद होगा रेगुलर क्लासेस में, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको याद होगा, रेगुलर क्लासेस में मैं तुमको शेड्यूल 1 दिखा देता हूँ कि टेबल ए बी सी डी ई में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट। तो देखो टेबल ए में क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी किसके लिए है, MOA of company limited guarantee and not having share capital. Table C, MOA of a company limited guarantee and having a share capital. Table D, MOA of unlimited company and not having share capital. And table E किसके लिए है, MOA of unlimited company and having share capital. ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो टेबल है, आप जो भी टाइप की कंपनी हो अकॉर्डिंगली आप वहाँ का फॉर्मेट उठाइए, उसमें अपना डिटेल्स भरिए और अपनी कंपनी बना लीजिए। ये सिंपल है, ईजी। अच्छा, इससे मुझे याद आया सर, लेकिन MOA में क्या क्या होता है। MOA में 7 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, नॉमिनेशन, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। ये आप फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हो, इंटर में भी वही ज्ञान दिया है, बट एक एक करके सारे क्लॉजेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्लॉज आ जाता है हमारे सामने, सबसे पहला आता है नेम क्लॉज। सही बात है बच्चों, क्या बोला है, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क्स। बिल्कुल भाई, जब एक नाम से 2 इंस्टा के अकाउंट नहीं हो सकते, एक यूजर आईडी से 2 इंस्टा के अकाउंट नहीं हो सकते, तो क्या एक नाम से 2 कंपनी बन सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे कंपनी का नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से सेम या सिमिलर नहीं होना चाहिए, ना ही आइडेंटिकल होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा, मेरे कंपनी का नाम किसी के ट्रेडमार्क से भी मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के ट्रेडमार्क से भी मैच नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, इजी सिंपल, है ना। अच्छा, मेरे कंपनी का नाम किसी दूसरे कंपनी मतलब मेरे कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, ना ही मेरे कंपनी का नाम कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए, मेरे कंपनी का नाम मिसलीडिंग नहीं हो सकता, मेरे कंपनी का नाम ऑफेंसिव नहीं हो सकता, मेरे कंपनी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं दिखा सकता जब तक मैं उनका अप्रूवल ना ले लूँ, है ना ही। अच्छा, कुछ केसेस में तो मेरे कंपनी का नाम रखने के लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और कभी कभी सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए। जैसे अगर मुझे मेरे कंपनी का नाम बैंक रखना है, बैंक मेरे कंपनी का नाम में बैंक लिखना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, तो उस पर एक्सिस बैंक, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे RBI का अप्रूवल लगेगा। मुझे अगर मेरे कंपनी के नाम में स्टॉक एक्सचेंज लिखना है तो मुझे सेबी का अप्रूवल लगेगा। तो कभी कभी सेक्टोरल रेगुलेटर का भी अप्रूवल लगता है, सही बात है। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा, ये तो पूरा प्राइवेट लिमिटेड है तो PVT लिमिटेड लिख सकते हो। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नाम लिमिटेड से एंड होगा, अच्छा, या तो पूरा लिमिटेड है तो LTD लिख सकते हो। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगता ही नहीं है कुछ भी, है ना, क्योंकि उनके नाम क्या है तो फाउंडेशन वगैरह लगता है। अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो आपके कंपनी के नाम में OPC ब्रैकेट्स में लिखा होगा, या तो OPC या तो फुल फॉर्म 1% कंपनी, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है IFSC कंपनी। अच्छा, IFSC एज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली कंपनी, तो उनके नाम के एंड में IFSC शॉर्ट फॉर्म या तो फुल फॉर्म दोनों भी हो सकता है, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। अच्छा, ओके सर, समझ गया। तो नेम क्लॉज के लिए रूल्स है सर। उसके अलावा अगर आपको अपने कंपनी का नाम, कंपनी बना रहे हो तो सबसे पहले कंपनी बनाने के पहले आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम करना पड़ता है ना। आपको RC को पूछना पड़ेगा कि मैं ये नाम से कंपनी बनाने वाला हूँ, क्या ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो देखो लिखा है एप्लीकेशन फॉर रिजर्विंग नेम फॉर प्रपोज कंपनी। अच्छा, प्रपोज कंपनी मतलब कैसे, ये न्यू कंपनी का बात हो रहा है। इन केस ऑफ न्यू कंपनीज, अगर नए कंपनी को अपना नाम रिजर्व करवाना है तो वो लोग स्पाइस प्लस के साथ ही एप्लीकेशन देते हैं। स्पाइस प्लस सुना है ना, INC 32 के साथ अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, उनको अपना नाम चेंज कराना है, नाम चेंज कराना है, ठीक है, लिख रहा हूं इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी अगर उनको अपना नाम चेंज कराना है तो एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन देती है रन फॉर्म में, ई फॉर्म रन यानी रिजर्व यूनिक नेम में, अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी। तो न्यू कंपनी देखो स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करती है। स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है ना, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, उसी में हम लोग INC 32 जब INC स्पाइस प्लस में ही हम लोग न्यू कंपनी का नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन दे देंगे। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, क्या सर करती है कंपनी नाम चेंज? बिल्कुल करती है। तो अगर नाम चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम करवाना पड़ेगा रन फॉर्म फाइल करके, सही बात है। तो न्यू कंपनी का स्पाइस प्लस से हो जाता है, एग्जिस्टिंग कंपनी का ई फॉर्म रन लगता है ना। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और अगर आपको कुछ आपके एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट था, आपने कुछ गलत नाम दे दिया या स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी होगा, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए 15 डेज मिलता है। तो आप 15 डेज में फॉर्म को वापस से रीसबमिट कर सकते हो, करेक्ट, इजी। अच्छा, अब याद रखना
कितने टाइम तक आपका नाम रिजर्व होगा? तो न्यू कंपनी के केस में नाम रिजर्व होता है 20 डेज के लिए, ठीक है, यस सही सुना। न्यू कंपनी के केस में नाम कितने डेज तक रिजर्व होगा? 20 डेज तक रिजर्व होगा। यानी जब से आरओसी एप्लीकेशन देखेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका नाम रिजर्व करवा देगा 20 डेज जब से आपने उनको एप्लीकेशन दिया था। यही एग्जिस्टिंग केस में जब जो कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में जो कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, उनके लिए वो पीरियड कितना डेज है बच्चों? उनके लिए वो पीरियड 60 डेज है। तो न्यू कंपनीज में कितना है? 20 डेज। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कितना है? 60 डेज। आई रिपीट माई सेंटेंस अगेन, न्यू कंपनी के लिए 20 डेज, एग्जिस्टिंग के लिए 60 डेज है। और अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर नाम रिजर्व करवाया तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो कंपनी अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है। बच्चों अगर कंपनी अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल हो जाएगा, और जिसने एप्लीकेशन दिया था रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए उसके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। आई रिपीट, कितने लाख की पेनल्टी लग जाएगी? 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो। अच्छा, अगर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो आपने फॉल्स नेम देके नाम रिजर्व करवाया था, गलत किया था, है ना, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट ऑर्डर देगा नाम चेंज करने विद इन 3 मंथ्स। आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज कर देना है, करेक्ट है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप लोग अगर नहीं मानते तो आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ भी किया जा सकता है, या तो आपके खिलाफ वाइंडिंग अप का एक्शन भी लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 273, ठीक है। इजी सिंपल, ये 273 याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। डन, इजी सिंपल। अच्छा, इतना ही नहीं, क्या कंपनी अपना नाम ऑल्टर कर सकता है? बिल्कुल ऑल्टर कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऑल्टर कर सकता है। देखो लिखा है हाउ नेम क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड, तो आपको पास करना है स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। कंपनी खुद से ही नाम चेंज कर रहा है तो बिल्कुल एसआर पास करेगा। देखो याद रखना, इधर पे ना गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था नाम चेंज करने, इसके लिए ओआर लग रहा है। अगर खुद से चेंज करना होता तो एसआर लगता है प्लस सीजी का अप्रूवल भी लगता है। बट एक बात याद रखना, अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट हो रहा है ना, प्राइवेट वर्ड ऐड या क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को सीजी का अप्रूवल लगता नहीं है ना। अप्रूवल सीजी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट, करेक्ट है। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार नया नाम अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर कर लेगा और आपको न्यू सर्टिफिकेट यानी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, करेक्ट है। और आपका नया नाम तब से ही इफेक्टिव होगा जब से आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा जो डेट से लिखा होगा, ठीक है। इससे याद आया, नोट याद रखना, नाम चेंज होने की वजह से कंपनी का कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होता, जो जैसा चल रहा है वैसा ही होता रहेगा, करेक्ट है। हाँ, लेकिन याद रखना, नाम एक बार चेंज हो गया तो जो भी कंपनी पर अब नए केस हो गए वो न्यू नेम पर हो गए, पुराने नाम पर केस नहीं होंगे, करेक्ट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले था इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या था पहले? इंडियन टोबैको कंपनी। आज के तारीख में आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, कंपनी ही सिर्फ आईटीसी है, कंपनी का नाम ही आईटीसी है। तो अब जो केस होगा वो इंडियन टोबैको कंपनी पर नहीं होगा, अब वो केस आईटीसी पे होगा, है ना। ओल्ड नाम पर आप केस नहीं कर सकते, और जो ओल्ड नाम पर केस चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक नए नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, करेक्ट। बट अब दो सिचुएशन में वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, आप नाम चेंज कब नहीं कर सकते? अगर कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया। सुन रहे हो क्या? कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में क्या किया? डिफॉल्ट किया है ना। या फिर कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स, मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर्स को रिपेमेंट नहीं किया है। तो ये दोनों सिचुएशन में आप लोग अपने कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जब तक ये डिफॉल्ट है आप नाम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब एक डिफॉल्टिंग कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकती। नाम चेंज करने के लिए आपको ये डिफॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट ठीक कर दो, आपको नाम चेंज करने मिल जाएगा, करेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ईजी है बच्चों, ये समझ रहा है तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? ए यस और नो, ईजी है। अच्छा, इससे आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन मोर सेक्शन, सेक्शन 16। देखो, अगर खुद से नाम चेंज करना है तो उसको हम लोग ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, और ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज की वजह से ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए भी होता है ना। और ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए के लिए सेक्शन नंबर 13 होता है, करेक्ट। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर नेम का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, अच्छा नेम का रेक्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्या हुआ है मालूम है? कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर हो चुकी है जो नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से सेम या सिमिलर है। यस, सही सुना, कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर हो चुकी है जो नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से सेम या सिमिलर है, करेक्ट है। तो उस केस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव डायरेक्शंस टू द कंपनी, सो मोटो मतलब खुद से ही, है ना, टू रेक्टिफाई इट्स नेम इफ इन इट्स ओपिनियन द नेम रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद और नियरली रिसेंबल्स विद द नेम ऑफ द कंपनी विच इज प्रीवियसली रजिस्टर्ड, करेक्ट। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को नाम चेंज करने बोलेगा, कंपनी को 3 मंथ्स के अंदर नाम चेंज करना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा नाम चेंज करने के लिए, हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन तब होता है जब हम खुद से नाम चेंज कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13, करेक्ट, इजी सिंपल। अच्छा, यहां पर देखो उस तरफ क्या लिखा है?
बोलता है इस, अच्छा बाय द वे तुम्हारा एक डाउट आना चाहिए, सर हम तो रिजर्वेशन ऑफ नेम करवाते हैं तो नाम सेम या सिमिलर कैसे हो सकता है? तो याद रखना भाई, रिजर्व जो नाम करवा रहा है वो है तो इंसान ही, तो गलती इंसान से ही होती है, तो प्रॉब्लम आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो बस वही गलती से सेम हो गया है, तो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगा 3 महीने के अंदर आप नाम चेंज कर दो। या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे कंपनी का नाम किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, मेरे कंपनी का नाम किसी के ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, तो जो भी ट्रेडमार्क का ओनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा, फिर कंपनी को ऑर्डर देगा कि हाँ भाई वो सही बोल रहा है, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। क्या रिजोल्यूशन पास करके? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, करेक्ट है। बट एक खास बात जहां से क्वेश्चन बनता है, बोला है कि जो भी ट्रेडमार्क का ओनर है उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, ठीक है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। जब से मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से कितना साल बोला? तब से 3 साल। आई रिपीट, जब से मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से कितना साल? तब से 3 साल के अंदर अगर मेरे कंपनी का नाम किसी के ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है तो जो ट्रेडमार्क का ओनर है वो किसके पास जाएगा? वो चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 साल के अंदर, जब से हम इनकॉर्पोरेट हुए। जब से उसको मालूम पड़ा तब से नहीं, जब से हम इनकॉर्पोरेट हुए तब से 3 साल, है ना। कंपनीज एक्ट 3 साल का ही लोड उठाता है, समझ रहे हैं? इजी, पक्का। और याद रखना ये दोनों ही सिचुएशन में ये जो बॉक्स है ना, ये कॉमन है, दोनों जगह आएगा। गलती से मैंने एक तरफ का एरो नहीं लिखा है। याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज करने बोला और आपने नाम चेंज नहीं कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नया नाम अलॉट कर देगा आपको, है ना, खुद ही नया नाम अलॉट कर देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नाम दे सकता है आपको, फिर वो फॉलो ही करना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है कि आप नाम चेंज करवा सकते हो। तो भाई जब नाम चेंज करवाना था तो जब पहले बोला था तभी चेंज करवा लेते, है ना, इजी सिंपल। ये पूरा हमने जो पढ़ा वो नेम क्लॉज था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज कौन सा आता है? नेक्स्ट क्लॉज आता है सिचुएशन क्लॉज। अच्छा याद रखना, द स्टेट इन विच ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, वो लिखा होता है सिचुएशन क्लॉज में, करेक्ट है। अच्छा, अब क्या सिचुएशन क्लॉज ऑल्टर होता है? द आंसर इज यस। क्या कंपनी अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा कैसे? ध्यान देना, पहले तो लिखा है चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सेम टाउन, यानी लोकल लिमिट्स में ही चेंज कर रहा है, या फिर चेंज विद इन सेम स्टेट एंड सेम आरओसी, मतलब सिटी चेंज हो रहा है बट स्टेट सेम है, आरओसी सेम है, ठीक है। फिर सेम स्टेट है बट आरओसी बदल रहा है क्योंकि सिटी बदल रहा है। ये दो ही केस में पॉसिबल है, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, क्योंकि ये दो ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक नहीं 2 आरओसी है। जैसे महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, मुंबई और पुणे, तमिलनाडु में 2 आरओसी है, चेन्नई एंड कोयम्बतूर, करेक्ट। या फिर चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। याद रखना एमओए तभी ऑल्टर होगा जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज हो रहा है एमओए ऑल्टर होगा, इसके लिए यहाँ पर सेक्शन 13 आएगा, बाकी सब जगह सेक्शन 12 आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह सेक्शन नंबर कौन सा आने वाला है? सेक्शन 12। अच्छा सर ये कैसे, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखो दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। पहले लिखा है चेंज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सेम टाउन। जैसे मैंने सिटी के अंदर ही कोई प्लेस चेंज कर दिया है, मतलब से फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो बांद्रा से मैं चर्चगेट चला गया हूँ, या बांद्रा से मैं दादर चला गया हूँ, मतलब लोकल लिमिट्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पास करना है बोर्ड रिजोल्यूशन, और आपको फाइल करना है INC 22 फॉर्म 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, करेक्ट है। बोर्ड रिजोल्यूशन और INC 32 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, INC 22 कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर, करेक्ट है। और याद रखना इससे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए नहीं होता क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एमओए में तो स्टेट का नाम लिखा होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर तुम लोग लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, सिटी बदल रहे हो, ठीक है, याद रखना ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है कि सिटी डिफरेंट हो रहा है, सिटी चेंज हो रहा है बट स्टेट और आरओसी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोर्ड रिजोल्यूशन तो आता ही है, तुमको बताया था ना, जब भी हम ORSR पास करते हैं उसके पहले BR तो आएगा ही। तो बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस आपको क्या पास करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन। याद रखना अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन आप कैसे पास करोगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करोगे, ठीक है सर। अच्छा फिर क्योंकि आपने SR पास किया था तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग SR, याद होना चाहिए ये। और याद रखना क्योंकि आप ऑफिस चेंज करो तो INC 22 भी आएगा। तो मैं अगर प्रोसीजर बताऊँ ब्रीफली तो BR पास करना है, SR पास करना है, MGT 14 फाइल करना है, और आपको INC 22 फाइल करना है, करेक्ट है। और इससे भी एमओए का ऑल्ट्रेशन नहीं होता है बिकॉज एमओए में स्टेट का नाम लिखा होता है, अब तक स्टेट नहीं बदल रहा है, ठीक है। अच्छा इस तरफ आ जाओ, बोलता है चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो रहा है, ठीक है। सिटी बदल रहा है, आरओसी बदल रहा है बट स्टेट सेम है।
जैसे मुंबई से पुणे चले गए, चेन्नई से कोयम्बतूर चले गए। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई रिपीट, मुंबई से पुणे या चेन्नई से कोयम्बतूर, करेक्ट है। अच्छा देखो लिखा है यहाँ पे, फोकस करना, ठीक है। अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। अच्छा देखो, एसआर के पहले बीआर तो आएगा ही, बीआर प्लस आपको क्या पास करना है? एसआर। अब क्या हो रहा है, एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो जिससे आरओसी बदल रहा है। अब आरओसी बदल रहा है मतलब दो आरओसी के बीच में टैकल होगा, तो इसके लिए हम सीधा आरओसी के बॉस यानी रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल ले लेंगे और रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देना है, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देना है और रीजनल डायरेक्टर अपना अप्रूवल देगा 30 डेज के अंदर, ठीक है। आई रिपीट, रीजनल डायरेक्टर अपना अप्रूवल कितने डेज के अंदर देगा? 30 डेज के अंदर अप्रूवल देगा, ठीक है। आरडी अप्रूवल लेना है, 30 डेज के अंदर आएगा। अच्छा जब भी आरडी अप्रूवल दे देगा, उसका अप्रूवल हम भाग भाग के आरओसी के पास लेके जाएंगे, पुराने वाले, ठीक है। पुराने वाले आरओसी को बोलेंगे देख तेरे पापा ने यानी आरडी ने अप्रूवल दे दिया है, अब हम सिटी चेंज के साथ साथ आरओसी भी बदलने वाले हैं, ठीक है। तो वो कितने डेज के अंदर फाइल करना है? 60 डेज के अंदर। तो 30 डेज के अंदर आरडी का अप्रूवल मिला, जब से अप्रूवल मिला तब से 60 डेज के अंदर वो ऑर्डर आरओसी के फाइल करना है, फिर आरओसी अपना कंफर्मेशन देगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। तो टाइम कैसे हो जाता है? 30 60 30। कैसे टाइम हो जाएगा? 30 60 30, करेक्ट है। इतना ही नहीं, आपने एसआर पास किया तो एमजीटी 14 लगेगा और आप अपना ऑफिस चेंज करो, जब भी ऑफिस चेंज करते हो फॉर्म कौन सा आता है? INC 22। और एक और बात याद रखना, इससे एमओए का ऑल्ट्रेशन नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। और ये सिर्फ 2 ही स्टेट में पॉसिबल है, एक महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु, बिकॉज वहां पर ही 2 आरओसी, करेक्ट, इजी, सिंपल। अच्छा तुम देखना ये तीनों में ना एमओए ऑल्टर नहीं हो रहा है, इसके लिए सब जगह सेक्शन 12 आ रहा है ना, सब जगह सेक्शन नंबर कौन सा आ रहा है? सेक्शन नंबर 12 आ रहा है, करेक्ट, इजी। अच्छा उसके बाद तुमको मिलेगा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, जो बोलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो। ये हुआ ना बात, ठीक है, ये है ना बड़ी बात, ठीक है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो ध्यान देना, आपको पास क्या करना है? आपको पहले तो बीआर तो रहेगा ही, उसके अलावा एसआर पास करना है, फिर आपको एप्लीकेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर एप्लीकेशन कौन अप्रूव करेगा? रीजनल डायरेक्टर। अच्छा रीजनल डायरेक्टर का स्पेलिंग देखिए, इसको प्लीज डायरेक्टर कर देना आप लोग, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। अब रीजनल डायरेक्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अप्रूवल देगा विद इन 60 डेज। देखो यहां पर है ना, यहां पर ऊपर वाले केस में रीजनल डायरेक्टर अपना अप्रूवल कितने डेज में देता है? ऊपर वाले केस में, एक सेकेंड ना, हाँ बच्चों ये देखो, यहां पर जहां पर आप आरओसी बदल रहे हो सेम स्टेट के अंदर, यहां पर आरडी अपना अप्रूवल देता है 30 डेज के अंदर, बट यहां पर कितने डेज के अंदर देता है? 60 डेज के अंदर, है ना। बट वो अप्रूवल देने के पहले देखेगा कि आपने क्रेडिटर्स का कंसेंट लिया है कि नहीं, या उनके लिए सफिशिएंट प्रोविजन बनाया है कि नहीं, या उनके लिए सिक्योरिटी क्रिएट किया है कि नहीं। मतलब इन शॉर्ट आपको क्रेडिटर्स का ध्यान रखना है। फिर आपको दोनों ही आरओसी के पास, ठीक है, दोनों स्टेट के आरओसी के पास क्या क्या फाइल करना है? ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए, ठीक है। इतना ही नहीं, जो भी आरओसी के पास आप अपना ऑफिस शिफ्ट करें वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जिसमें लिखा होगा कि आज से आपका ये स्टेट में ऑफिस होने वाला है, करेक्ट। बोलना मत एमजीटी 14 फाइल करना ही पड़ता है एसआर पास किया तो, और INC 22 तो आएगा ही आएगा, करेक्ट है, इजी सिंपल, याद रहेगा ये, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, है ना। कंपनी का अगर रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट ये ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि कंपनी यहां से जाने की वजह से हमको रेवेन्यू का नुकसान होगा, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। इसके लिए तो एप्लीकेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अप्रूवल देगा वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का भला नहीं सोचता, वो पूरे कंट्री का भला सोच के अप्रूवल देगा, करेक्ट। और याद रखना एम्प्लॉइज यूनियन अगर होगा तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है ना, वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, कंपनी का रेस्ट ऑफिस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपोज कर सकता है। अब उसका एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, उनका ऑपोजिशन जेन्युइन है कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, करेक्ट, इजी। और देखो ये समरी चार्ट बनाया, जरा पढ़ो इसको, समझेगा तुम लोग को, अभी पढ़िए, इजी है, बढ़ू मैं आगे, श्योर है, ठीक है। अच्छा फिर थर्ड क्लॉज कौन सा आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, बिल्कुल इसके अंदर है ना पर्पस लिखा होता है ना, कि कंपनी किसके लिए इनकॉर्पोरेट हुआ है और कंपनी उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। और आपको पता होना चाहिए कंपनी अगर इसके अलावा कुछ और करता है तो इसको हम लोग अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बुलाते हैं, और अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन वॉइड एब इनिशियो होता है, करेक्ट। अच्छा फिर कंडीशंस क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए? तो आपको बीआर पास करना है, एसआर पास करना है, एमजीटी 14 फाइल करना है 30 डेज के अंदर। इतना ही नहीं, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी छापना है, एक इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। और अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कोई शेयर होल्डर मना कर रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा है ना, तो उसको हम देंगे एग्जिट अपॉर्चुनिटी एज पर सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है। सेबी के रेगुलेशन हिसाब से उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दिया जाएगा, करेक्ट है, इजी सिंपल। ऑब्जेक्ट क्लॉज इतना ही था, ठीक है। अच्छा लायबिलिटी क्लॉज आ जाता है। बाय द वे ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्ट्रेशन भी सेक्शन 13 के हिसाब से होता है।
एक बात याद रखना, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, सेक्शन 13 जो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए की बात करता है ना, उसमें सिर्फ 3 ही क्लॉज ऑल्टर हो सकते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, सिचुएशन में भी वो जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट है, करेक्ट। लाइबिलिटी क्लॉज अभी बताऊंगा, देखो ये तो तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी, चैप्टर 1 में पढ़ लिया है कि लिमिट बाय शेयर्स क्या होता है, गारंटी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ऑल्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है ना, लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर नहीं होता, आपको पूरा कंपनी ही कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यस यस सही सुना। अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स हूँ, है ना, अब मुझे अपना लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी करना है, तो उसके लिए मुझे पूरा कंपनी को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, है ना। उसके लिए मुझे पूरे कंपनी को ही क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रहेगा ये चीज, ये बोलो येस और नो। ठीक है, तो कन्वर्जन सेक्शन 18 के हिसाब से होता है, सेक्शन 13 में नहीं आता। करेक्ट है, इजी। फिर फिफ्थ क्लॉज आपका एमओए का जो कैपिटल क्लॉज होता है। अच्छा, कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा होता है, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, फेस वैल्यू कितना होगा शेयर्स का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। करेक्ट है। अच्छा, क्या कैपिटल क्लॉज का ऑल्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसका ऑल्ट्रेशन सेक्शन 13 में नहीं, सेक्शन 61 में दिया है ना। एक ऐसा क्लॉज एमओए का जो ऑल्टर तो हो सकता है, लेकिन जिसके लिए सेक्शन 13 नहीं, सेक्शन 61 है। अच्छा, ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकता है, तो आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक हो सकता है, सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। कुछ याद आ रहा है क्या? और उसी को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मस्त टेबल बना के दिया है, जिसको तुम इजीली पढ़ के समझ सकते हो, है ना। अच्छा, लेकिन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम में पूछते हैं प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन, तुमको मालूम होना चाहिए। तो आपको पास करना है बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बेटा, पहला एमओए का क्लॉज ऐसा है जो ऑल्टर हो सकता है, और इसके लिए क्या लगेगा, ओआर। पहला और आखिरी, यस, ये एक ही कैपिटल क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो ऑल्टर तो हो सकता है, लेकिन जिसके लिए क्या लगेगा, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। अच्छा, आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, SS7 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बहुत सिंपल, सब्सक्राइबर लोग साइन करेंगे, अपने नाम के आगे लिखेंगे कितना शेयर लेना, और कम से कम 1 शेयर तो लेना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है क्या? अरे बोलो, अरे हाँ ना। ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, विटनेस का भी साइन लगता है, और हर एक सब्सक्राइबर अपने नाम के आगे लिखेगा कितना शेयर वो लेना चाहता है, बट कम से कम 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर तो लेना पड़ता है। सर 6 क्लॉज हो गया। 7 क्लॉज कौन सा था, सक्सेशन क्लॉज, जो किसी 1% कंपनी के केस में आता है, जो तुम लोग को जब मैंने 1% कंपनी सिखाई थी चैप्टर 1 में, उधर बताया था। करेक्ट। तो एमओए हो गया। एमओए के बाद क्या आता है अपने पास, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो सेक्शन नंबर कौन सा है, 5। अच्छा, याद करना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट और एमओए को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एमओए को अपना माई बाप मानता है। अच्छा, जैसे एमओए के लिए टेबल ABCDE था, वैसे ही एओए के लिए टेबल क्या है, FGHIJ। करेक्ट है। F किसके लिए, लिमिटेड बाय शेयर्स, G किसके लिए, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर H गारंटी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, है ना। फिर I किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, J किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। याद रहेगा, इजी है, सिंपल। बढ़ू में आगे, श्योर है? ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, आर्टिकल्स का ऑल्टर भी हो सकता है, बिल्कुल। कैसे, BR, SR, MGT 14 30 डेज। और याद रखना, अगर ऑल्ट्रेशन की वजह से पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और लिस्टेड कंपनी में अगर आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ता है। ठीक है, आई रिपीट, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन किसके थ्रू पास करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट। ठीक है। आर्टिकल्स का और भी पॉइंट है जो तुम्हारे रेगुलर नोट्स में होगा, मैंने यहाँ पर बहुत समराइज करके लिखा है ताकि तुम्हारा रिवीजन जल्द से जल्द हो सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये होने के बाद एक सेक्शन आता है मेरे पास जो बोलता है एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। सही सुना तुमने? ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कंपनीज एक्ट एमओए और एओए को ओवरराइड कर देता है? बिल्कुल। कंपनीज एक्ट एमओए और एओए कैन नॉट कंटेन एनीथिंग विच कैन कॉन्ट्रडिक्ट कंपनीज एक्ट। याद रहेगा, ये पक्की बात है? ठीक है, सेक्शन 6 में लिखा है। तो देखो ऐसे पढ़ता हूँ मैं, 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, 3A मेंबर द जॉइंट एंड सेवरल लाइबल, 4 एमओए, 5 एओए, 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। 7 हमने सीख लिया था प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। 8 में सेक्शन 8 कंपनी, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। 10 अभी आएगा नीचे, देखो लिखा भी है इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, सेक्शन 11 होता ही नहीं है। फिर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है विद इन सेम स्टेट। 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। अच्छा, एक सेक्शन 15 है, सुन लो अभी। जब भी आप अपना एमओए एओए ऑल्टर करोगे, तो जब एमओए एओए ऑल्टर करने के बाद अगर कंपनी कभी भी एमओए एओए किसी को इशू कर रहा है या प्रिंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपडेटेड एमओए एओए इशू करेगा। अगर आउटडेटेड एमओए एओए इशू किया तो कंपनी और उनके ऑफिसर जो इन्वॉल्व है उन लोग पर फाइन लगेगा। सर कितना फाइन लगेगा? सर
उन पर फाइन लगेगा 1000 रुपीज पर कॉपी, 1000 रुपीज पर कॉपी। ये सेक्शन 15 में लिखा, सिंपल सा सेक्शन है, 4 लाइन का रेगुलर नोट्स में भी। फिर सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम है। सेक्शन 17 क्या होता है बच्चों? सेक्शन 17 में क्या होता है, ध्यान सुनना, अगर आपको एमओए एओए चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कंपनी को, कंपनी आपको एमओए एओए 7 डेज के अंदर पहुंचा देगा। रिक्वेस्ट करो, दे देगा, अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो। अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो करेक्ट है, वो सेक्शन 17 में लिखा है। 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। 19 बोलता है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। ये आपने सेक्शन 19 मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, करेक्ट। 20, 21, 22 रेगुलर नोट्स में होता है, रिवीजन में उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करता मैं, ठीक है। देखो अब सेक्शन 10 पढ़ा रहा हूं, क्या लिखा है? इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। क्या लिखा है बोलो? बोलता है एमओए एओए एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्संस हु हैव साइंड एमओए एओए, ठीक है। सब पर लायबिलिटी आ जाती है, करेक्ट है। ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। एंड एमओए एओए बाइंड्स कंपनी विद द मेंबर्स, मेंबर्स विद द मेंबर्स, बट डज नॉट बाइंड्स कंपनी विद द आउटसाइडर्स। करेक्ट है, इजी, सिंपल। और बच्चों यहां पर चैप्टर एंड होता है ये 3 डॉक्ट्रिन से। दिख रहा है ये 3 डॉक्ट्रिन? ये 3 डॉक्ट्रिन सेम टू सेम जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं उसी का कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। अल्ट्रा वायरस के लिए कुछ बता रहा हूं, ध्यान देना। बोला क्या गया है? अल्ट्रा वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स, करेक्ट है, इजी। अच्छा, तुम लोगों को अगर थोड़ा यही चीज़ें ना मैंने फाउंडेशन के मैराथन में समझाई है, जो यूट्यूब लाइव हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, उसके मैराथन में समझाई है, ठीक है। इंटर में मतलब ठीक है, सुन लो लेकिन बता रहा हूँ, चलो ठीक है। कंपनी वही काम कर सकता है, कंपनी कैन डू ओनली दोज एक्ट व्हिच आर मेंशन्ड इन इट्स एमओए, सही बात, ठीक है। एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड इट्स एमओए, उसको हम लोग अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन बुलाते हैं। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द 100% ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कंपनी के एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। जिन्होंने साइन किया होगा ट्रांजेक्शन वो लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी में लायबल होते हैं, कंपनी लायबल नहीं होता, करेक्ट है। और इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन सा है बच्चों? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। यूजुअली तुमको इंटर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, बट भरोसा नहीं, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। आ गया तो सरप्राइज मत होना, आइला सर फाउंडेशन में पूछते तभी इंटर में भी पूछ लिया, हाँ तो पूछ लेंगे, इंस्टीट्यूट है वो भाई, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सेकंड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना। ये क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब डीम्ड नॉलेज, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब डीम्ड नॉलेज, हम आपको नहीं बताएंगे बट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, हम आपको नहीं बताएंगे बट आपको मालूम होना चाहिए। सर क्या मालूम होना चाहिए? ध्यान देना, ठीक है। एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो भी इंसान कंपनी से डील कर रहा है उसको एमओए एओए के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको एमओए एओए के बारे में मालूम नहीं है और आपने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया तो गधे आप, बेवकूफ आप, एक नंबर के नालायक निकम्मे आप, करेक्ट है। आप मतलब जो जिसको एमओए एओए के बारे में नहीं मालूम भाई, करेक्ट है। अच्छा, एक और बात याद रखना, सिर्फ एमओए एओए पढ़ना इनफ नहीं होता, पढ़ के समझना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स के क्लेम से, करेक्ट है, इजी। याद रखना ये जितने भी डॉक्ट्रिन्स है ना, ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखे, ठीक है, ये सेक्शंस के पार्ट नहीं है, ये केस लॉ से डिराइव किए गए, कोर्ट के जजमेंट से, ठीक है। अच्छा, इधर पे लास्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। देखो याद रखना, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी का। कंपनी का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं, ये कंपनी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या आउटसाइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, याद रहेगा। देखो लिखा है, एन आउटसाइडर ओनली नीड टू एश्योर दैट कंपनी इज हैविंग डिजायर्ड अथॉरिटी और पावर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन, करेक्ट है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट इट फुलफिल्स ऑल इंटरनल प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट फॉर affecting the transaction, and if company fails to fulfill its internal requirements then it shall be default of the company and not of the outsider, है ना। वो कंपनी का डिफॉल्ट होगा, वो बाहर वाले का डिफॉल्ट नहीं होगा, करेक्ट है। आउटसाइडर इनिशिएट कर सकता है लीगल एक्शन, कंपनी का बैंड बजा सकता है। ये डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंपनी, यानी अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी का साइड लेता है तो इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर का साइड लेता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। कौन से एक्सेप्शन सर? मतलब ये एक्सेप्शंस में आउटसाइडर ही लायबल रहेगा, कंपनी लायबल नहीं रहेगा, आउटसाइडर की गलती है ना। फ्रॉड या तो फॉल्स ट्रांजैक्शन या थर्ड पार्टी का नेग्लिजेंस है, या उनको इरेगुलरिटी के बारे में नॉलेज था या सस्पिशन था। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सारे एक्सेप्शंस के केस में
आउटसाइडर लाइबल होता है, कंपनी लाइबल नहीं होगी। यूजुअली इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लाइबल होती है, बट इन एक्सेप्शन में कंपनी लाइबल नहीं होगी। सही बात है, इजी है, सिंपल, डन। एंड ऑन दिस नोट आपका ये चैप्टर भी रिवाइज करा के मेरा हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर ही खत्म करूंगा। देखो शायद मैंने इसको 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको टेक्स्ट बुक, ये वीडियो तुम रिफर करोगे, तुम्हारा सब पढ़ने के बाद जब ये रिफर करोगे तुमको मजा आ जाएगा, मतलब तुमको सारे कंसेप्ट अपने आप रिकॉल हो जाएंगे। करेक्ट है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से पढ़ना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, गुड बाय।